जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास का सीरीज का 50वां वीडियो है और आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन एवं मूल्यांकन। इसी लेक्चर में हम लोग पिछले वाले अध्याय में जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को भी देखेंगे, तो इस लेक्चर में हम लोग दोनों को साथ में देखेंगे, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोनों को साथ में देखेंगे। ये जो खिलाफत आंदोलन था असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन चुका था, ये पिछले वाले अध्याय में हम लोग देख चुके थे। तो समझते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन में एक शब्द है खिलाफ। खिलाफ का मतलब होता है विरोध में। तो किसके विरोध में भाई? सत्ता के विरोध में। यह विरोध करने वाला आंदोलन है सत्ता का विरोध में। ये आंदोलन मुस्लिमों के द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन था और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी शामिल हुआ, जो कि आगे चलकर भारतीयों का आंदोलन बन गया। ठीक है ना। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल हुआ, भारतीयों का आंदोलन ये बन गया। किसके विरोध में भाई? तो ब्रिटिश के विरोध में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय ब्रिटेन का विरोधी क्यों हुआ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सन 1909 एडी में मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। आप समझते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये 1909 एडी में मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत। 1919 एडी में निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया था मोंटेक चेम्सफोर्ड के अंतर्गत। उसके बाद देखेंगे कि लगातार मुस्लिमों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ब्रिटिश और उनसे मिल रहे हैं, लेकिन एक समय बाद शिक्षित मुसलमान अंग्रेज़ों की चालाकियों को समझने लगते हैं और समझने लगे थे, परंतु ये आंदोलन छेड़ने के पीछे तुर्की केंद्र में था। जो शिक्षित मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों की चालाकियों को समझने लगे थे, लेकिन जो ये खिलाफत आंदोलन किया गया, यह आंदोलन छेड़ने के पीछे तुर्की केंद्र में था। कैसे था इसको समझते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, जिसका समय काल 1914 से 1918 होता है, दो समूह होते हैं। ग्रुप एक जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रूस और अन्य देश शामिल होते हैं। वहीं ग्रुप टू में जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया और अन्य देश शामिल होते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप टू है, यानी कि जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया वाला पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है। इसके बाद देखेंगे इस युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि लाद दी गई और जर्मनी को पंगु बना दिया गया। इसके सारे संसाधनों पर अधिकार कर लिया गया। जर्मनी के साथ साथ तुर्की पर भी संधियाँ लादी गई, जिससे तुर्की अपमानित महसूस किया। उसके बाद क्या किया है कि तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया और इसके बड़े भाग को ब्रिटेन कब्जा कर लिया है। ये तुर्की जो साम्राज्य था ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, जिसका पतन हो जाता है। उसके अलावा दूसरा काम किया गया कि ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया। खलीफा जो धर्मगुरु होता था, ये धर्म प्रमुख होते थे पूरे के पूरे इस्लाम जगत के। कहीं भी मुस्लिम हो उसके ये धर्मगुरु हुआ करते थे, खलीफा। आगे देखते हैं कि जो देश इस्लाम को अपना धर्म मानते थे, वे पद समाप्त होते ही पूरी की पूरी इस्लामिक जगत ब्रिटेन की धुर विरोधी हो गई। यानी खलीफा पद समाप्त होते ही पूरे इस्लामिक जगत में हलचल मचा और पूरा का पूरा इस्लामी जगत ब्रिटेन का विरोधी हो गया। इसमें भारत के मुसलमान भी शामिल थे। इस कारण ये ब्रिटेन के धुर विरोधी हो गए। ये समय होता है 1918। ये समझ गए ब्रिटिश हमारे हितधारक नहीं है। मुसलमान समझ गए, भारतीय मुसलमान समझ गए कि ब्रिटिश हमारे हितधारक नहीं है। भारतीय मुसलमान तुर्की के ज़मीन वापसी और खलीफा पद की बहाली के मांग करने लगे, जो ब्रिटिश के कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जे में था। ब्रिटेन पर दबाव बनाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। खिलाफत कमेटी का गठन ब्रिटेन द्वारा तुर्की के लिए बनाई गई नीतियों का विरोध करने के लिए किया गया था। खिलाफत कमेटी सन 1919 एडी में शुरुआत में बनाई गई थी और खिलाफत कमेटी के मुख्य सदस्य प्रतिष्ठित मुस्लिम नेता थे, जिसमें प्रमुख थे अली बंधु, जिसमें हम लोग मोहम्मद अली और शौकत अली को देखते हैं। इसके अलावा मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन में आगे देखते हैं कि नवंबर 1919 एडी में दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक प्रमुख प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव में सभी भारतीयों से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा गया और यही बहिष्कार की नीति इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी स्वीकार की। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक अच्छा अवसर देखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस पर विचार करने लगी। लेकिन इसके दो पक्ष उभरे, जिसमें एक तिलक जी
होते हैं, तिलक जी इसके विरोध में थे, हिंदू मुस्लिम एक साथ आने के विरोध में थे। ये कहते थे कि धार्मिक मामलों में समर्थन देना, अपने आंदोलन को राजनीतिक रंग देना होगा। हालांकि इससे पहले ये तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी गणेश और शिवाजी उत्सव मना चुके थे। उसके बाद देखते हैं कि गांधी जी तर्क वितर्क से तिलक को राजी कर लिए इस आंदोलन के लिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देखा कि खिलाफत आंदोलन के द्वारा हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित की जा सकती थी। इस आंदोलन के द्वारा जो मुस्लिम स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा से अलग हो गए थे, उन्हें पुनः आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इससे हमारा आंदोलन और ज़्यादा तीव्र एवं प्रभावशाली होगा। तो वो हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी एक अवसर के रूप में इस खिलाफत आंदोलन को देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और अपने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत एवं तीव्र करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1920 एडी में खिलाफत कमेटी का एक सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार गांधी जी को दिया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन चलने लगा, जिसमें बहिष्कार आंदोलन रचनात्मक कार्यों में शामिल होने लगे। उसके बाद असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1921 एडी का समयकाल ये रहता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जुलाई 1921 एडी में अली बंधुओं ने घोषणा की कि ब्रिटेन की सेना में मुसलमानों का बना रहना धर्म के खिलाफ है। मुस्लिम सैनिकों को चाहिए कि वे ब्रिटेन की सेना से त्यागपत्र दे दे। नतीजतन अली बंधु को हिरासत में ले लिया और जेल में बंद कर दिया गया। ये आंदोलन और उग्र हो गया। अली बंधु के हिरासत के विरोध में गांधी जी लॉर्ड रीडिंग से मिले। वायसराय रीडिंग ने अली बंधुओं को छोड़ने के लिए उनकी घोषणा को वापस करने की शर्त रखी। गांधी जी समझ गए कि अगर ये अली बंधु से कहेंगे तो मुस्लिम नेताओं में फूट पड़ जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी गांधी पर आएगी और हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर हाथ से चली जाएगी। इसके बाद अंग्रेजों का दमन और तीव्र हो गया। आगे देखें तो ईयर 1922, आगे देखते हैं वर्ष 1922 एडी में तुर्की में एक शासक आए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इन्होंने सुल्तान का तख्ता पलट कर दिया और उसके सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। ये शासक बने। ये प्रगतिशील दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और इन्होंने खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया और अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। जिस खलीफा को आधार बनाकर भारत में आंदोलन हो रहे थे, इसका आधार ही खत्म हो गया, तो इसके बाद खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये रहा खिलाफत आंदोलन का अवसान। उसके बाद देखते हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया। इसके बाद महिलाओं को व्यापक अधिकार दिए, अंग्रेजी भाषा को लागू करना तथा कृषि और शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कैसे समाप्त हुआ। गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन को रोक दिया, असहयोग आंदोलन को। क्या यह सही था या गलत? हम देखते हैं कि गांधी जी देख रहे थे कि आंदोलन धीरे धीरे उग्र हो रहा था, तो अंग्रेजों को दमन करने का कानूनी एवं नैतिक आधार मिल जाएगा। इनके दमन के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। इस कारण हम अपने आंदोलन को यानी असहयोग आंदोलन को यहीं रोक दे, और इस तरह खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों समाप्त हो गया। आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समाप्त करने के पीछे एक और कारण था कि लोगों में आंदोलन की ऊर्जा कम हो रही थी। अतः आंदोलन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए गांधी जी ने आंदोलन को ही समाप्त कर दिया। इस दृष्टि से गांधी जी ने सही निर्णय लिया। अगर आंदोलन जारी रहते तो और हिंसात्मक घटनाएं होती, अंग्रेजी सरकार और ज़्यादा दमन करती, इससे हमारे लोगों में और ज़्यादा आक्रोश पैदा होती, नेताओं को जेल भेज दिया जाता, नेतृत्व खत्म हो जाता, जनता दिशाहीन हो जाती, अंततः कुछ समय बाद आंदोलन खत्म ही होता। इतिहास की घटनाओं पर हम लोग ये पीछे जाकर देखेंगे कि इतिहास घटनाओं पर अपनी बात रखने, विचार रखने का स्टैंड होता है, अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। उस समय के नेता सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास जैसे नेता आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में थे। तब देखते हैं क्या खिलाफत आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन था उसका क्या योगदान रहा, सफल रहा या असफल रहा, उसको देखने का प्रयास करते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन सफल रहे या असफल रहे, इसका मूल्यांकन करते हैं। ज़्यादातर इतिहासकार इसे सफलता के पक्ष में हैं। एक वर्ष तक चलने वाला आंदोलन को असफल नहीं कह सकते हैं। हालांकि यह आंदोलन अंतिम लक्ष्य जिसे स्वतंत्रता या स्वराज को हासिल नहीं कर पाया।
आंदोलन की उपलब्धियों की बात करें तो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ लोगों का संगठन था, अब वो राष्ट्रीय संगठन बन गया। इस आंदोलन में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए, शहर नगर कस्बों गाँव के लोग शामिल हुए, बड़े बूढ़े शिक्षित अशिक्षित किसान मजदूर छात्र जवान महिलाएं शामिल हुए। कांग्रेस का जनाधार बढ़ा, जिससे कांग्रेस को भविष्य की ताकत मिली। हिंदू और मुस्लिम पहली बार एक साथ आंदोलन में शामिल हुए। जनता की शक्ति के बल पर अंग्रेजों को अजय होने के मिथक को तोड़ने में मदद मिली और गांधी जी के आगमन ने अंग्रेजों की श्रेष्ठता को भी अस्वीकारा। इस आंदोलन ने भारत के लोगों को राजनीतिक ज्ञान दिया। इन आंदोलनों ने भारत के लोगों में स्वतंत्रता की लालसा पैदा की। इन आंदोलनों ने अंग्रेजों की श्रेष्ठता की भ्रांत धारणा को खत्म किया और ये साम्राज्यवादी भय से भी मुक्त किया। इसके साथ साथ हमारा जनाधार बढ़ा। ये आंदोलन सफल रहा। गांधी जी ने जो चाहा वो पा लिया। आंदोलन की शुरुआत करते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि हम भारतीयों को इस आंदोलन के द्वारा 1 वर्ष में स्वतंत्रता या स्वराज मिल जाएगी। अगर इस आधार पर मूल्यांकन करें तो यह आंदोलन असफल रहा, किंतु हम लोग स्वराज के करीब पहुंच गए। तो कुल मिला के कहेंगे कि गांधी जी जो चाहते थे वो उस मामले में सफल रहे, किंतु अंतिम लक्ष्य जो स्वतंत्रता या स्वराज था उसमें सफलता नहीं मिली। उस आधार पर कहेंगे तो ये आंदोलन असफल रहा। बाकी चीज़ों में ये दोनों आंदोलन सफल रहे। ठीक है, तो ये रहा अपना खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन और यहीं पे ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद कल हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे स्वराज पार्टी का। ठीक है, आज भर इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।